वोट का हक मिलने पर ओवरसीज पाकिस्तानी खासतौर पर अमेरिकन बहुत खुश हैं। 2021 के इख्तिताम पर वजीर आजम ने कहा कि 2022 जो है तरक्की और खुशहाली का साल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब बात होगी के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। साल नौ के आगाज पर ही हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम को हैप्पी न्यू ईयर विश किया गया। यही नहीं, उससे 2 दिन पहले मिनी बजट की सूरत में भी कीमतों के इजाफे के हवाले से और महंगाई में इजाफे के हवाले से इंदिया दिया गया। अशिया खुरोनोश की कीमतें जो हैं वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। वजीर आजम की बात की जाए तो जब 2020 का इख्तिताम हो रहा था तो वजीर आजम ने कहा था कि 2021 जो होगा वो खुशहाली का साल होगा, तरक्की का साल होगा। फिर अगर हम देखते हैं अदारे शुमारियात की रिपोर्ट तो उसका तो कुछ और ही बताना है। 12.3% तक महंगाई जो है वो पहुंच चुकी है। अब 2021 के इख्तिताम पर वजीर आजम ने कहा कि 2022 जो है तरक्की और खुशहाली का साल होगा। अब इसी पे ही हमें इक्तिफा करना पड़ेगा और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। आज बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ न्यूज ऑफिसर हैं और सीनियर एंकर पर्सन हैं फैसल अजीज खान साहब, हमें ज्वाइन करेंगे अमेरिका से। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। और हमें इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, वो भी ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। मियां जाहिद हुसैन जो कि चेयरमैन है नेशनल बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के, वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। फैसल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। वजीर आजम पाकिस्तान का कहना है कि 2022 जो है वो तरक्की और खुशहाली का साल होगा, आपको एतबार है? देखिए, हुकूमत में जो साहब हों या कोई भी साहिबा हों या हुकूमत का कोई भी ओहदेदार हो, उसके पास ऑप्शंस बहुत कम हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है। और अगर महंगाई को लेकर हम डिस्कस करते हैं तो सारी दुनिया के अंदर महंगाई का एक रुझान है और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आ रहा है। लेकिन हम साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते हैं जो हुकूमत के इस्लाहात के अंदर अमली तौर पर लोगों तक उसका फल नहीं पहुंचा। और वो बातें ही नहीं, जिस तरह कि आपने भी जिक्र किया कि 2020 में कहा गया 2021 बहुत अच्छा साल होगा, दोबारा कहा गया 22 बहुत अच्छा साल होगा। तो वो जो स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, वो हुकूमत कर नहीं पा रही। अल्फाजों का खेल है और अवाम के ऊपर दबाव ज्यादा है। जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती है और मुल्कों के अंदर भी महंगाई है, लेकिन वहां की हुकूमतें जिस तरह की प्लानिंग करती हैं आम लोगों के लिए, सैलरीज पर्सन के लिए, वहां लोगों के ऊपर वो प्रेशर नहीं आने देती। हमारे मुल्क में हो ये रहा है कि हम खाली बातें सुन रहे हैं और बातें सुन रहे हैं और बातें सुन रहे हैं। अवाम हर चंद अरसे के बाद एक नया महंगाई का सैलाब जो है उसको झेल रहे हैं और उसके बाद दोबारा झेल रहे हैं और फिर हुक्मरानों की ऐसी बातें भी सुनते हैं जिससे उन्हें और कोफ्त होती है कि एक तो महंगाई किए जा रहे हैं, ऊपर से बातें ऐसी कर रहे हैं जिनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इमरान खान साहब की इस बात को लोग अब संजीदा नहीं लेंगे। उन्हें मालूम है कि पहले ही दिन पेट्रोल में इजाफा हो गया, महंगाई में और इजाफा हो रहा है, आदाद शुमार कुछ और कह रहे हैं और जो सही नजर रखने वाले मईशतदान है वो सही पिक्चर खींच रहे हैं। हुकूमत ने बहुत सारे लोगों को ऐसा हायर किया है जो लॉजिक दे रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हैं जो मंतक बता रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर लोग बहुत बुरी तरह महंगाई में पिस रहे हैं। अब सर, एक और चीज इससे पहले कि मैं डॉक्टर शाहिद साहब की जानिब जाऊं, पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा किया गया है और खास तौर पर जब नया साल शुरू हो रहा है उसी वक्त 12 बजते साथ ही कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या गलत स्ट्रेटजीज नहीं समझते हैं आपके? नए साल 1-2 दिन के बाद ही कर दें आप? देखिए, इमरान खान साहब के पास जो टीम है वो जिस अंदाज में काम कर रही है, बात तो आपने बहुत सॉलिड की है कि नया साल है तो एक तरफ खुशियां हैं और दूसरे हुकूमत की ये पॉलिसीज हैं। हमने पिछली बार जब कीमतें कम होती हुई देखी थी तो उस वक्त हमने बहुत सारे वुज़रा की गुफ्तगू ऐसी सुनी थी कि आइंदा और पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी। ये कमी मेरे ख्याल में बहुत जरूरी नहीं थी, आगे बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन बहरहाल हुकूमत जिस शाख पे बैठी है उसी शाख को काटने में लगी हुई है।
तो अब क्या कहा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर शाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। आसान फैसले नहीं हैं हुकूमत के लिए जो भी वो कर रही है, जिस तरह से वो वजाहतें करती है अपने फैसलों के हवाले से, खासतौर पर उस वक्त जब पता हो कि आने वाला साल जो है वो इलेक्शन ईयर भी हो सकता है और बल्कि होगा। अब जो हुकूमत हमें कह रही है कि 3-4 महीने में जो है महंगाई कम हो जाएगी, तो इस पर एतबार कर लेना चाहिए कि 3-4 महीने जो हैं वो सख्त हैं, उसके बाद मामला दुरुस्ती की जानिब जाएंगे। देखिए, जून 2022 तक कम से कम हम पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह बहुत ऊंची रहेगी। मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि जनवरी 2021 में अफरात ज़र जो पाकिस्तान में था वो 5.7% था और दिसंबर में ये 12.3% हो गया। एक सोच जो सही करने की ज़रूरत है कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि जी सारी दुनिया में तूफ़ान आया है महंगाई का, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में अक्टूबर में स्टेट बैंक की रिपोर्ट में लिखा है कि अक्टूबर में हिंदुस्तान में अफरात ज़र था 4.5% और पाकिस्तान में था 9.3%। भारत से हमारे यहाँ दुगना था। हमारी महंगाई जो थी बांग्लादेश से भी ज़्यादा है और श्रीलंका से भी ज़्यादा है और भारत से भी ज़्यादा है और हमारी शरह नमो इन तीनों मुल्कों से कम है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक हुकूमत की इन पॉलिसियों से है जो अशराफिया को नवाज रहे हैं और आवाम के ऊपर और मईशत का बोझ डालते चले जा रहे हैं। इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए। अब ये जो ज़िमनी बजट आया है इसमें आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं जो कि आवाम के ऊपर बोझ डाला जाएगा। दूसरा ये था कि हमारे पिछले बजट में था और IMF के साथ हमने कमिट किया है, उनकी शर्त नहीं है, हमने कमिट किया है कि हर महीने पेट्रोलियम मसनूआत में 4 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी या भत्ता लगाया जाएगा। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं उससे कतई नज़र 4 रुपये हम जो है पेट्रोलियम लेवी हर महीने लगाएंगे जून तक। तो जब पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी तो दालें, सब्जियां, गोश्त और ट्रांसपोर्ट के किराए सब बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो सूरत हाल आ रही है इसमें असल में एक बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल आ गई है और ये हमारे मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं, चाहे वो इत्तेहादी जमात के हों या हुकूमत के, उनके एक ज़मीर का इम्तहान है। मैं ज़मीर का इम्तहान इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ये कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर की गई है। तो कौमी सलामती पॉलिसी में जो अल्फाज हैं वो ये हैं, सोवियत यूनियन के बाद हमें पता था कि अगर मईशत मजबूत नहीं है तो फौजी ताकत के बावजूद मुल्क टूट जाया करते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि हम मईशत को मजबूत बनाएंगे और सबसे ज़्यादा अहम बात जो कौमी सलामती पॉलिसी की है वो ये कि आवाम को ताकतवर बनाएंगे, यानी महंगाई कम होगी, गुर्बत कम होगी, तालीम की बेहतर सहूलियात होंगी, सेहत की बेहतर सहूलियात होंगी, फ़ीकस आमदनी बढ़ेगी, लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। तो ये एक तरफ आपने कौमी पॉलिसी, ये जो सलामती पॉलिसी मंजूर की, उसी दिन आप जो है बजट प्रेजेंट कर देते हैं जिसमें कि आवाम के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से मुतसादिम नहीं है? हमारी जो इज्तिमाई दानिश के तहत जो फैसला किया गया था मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी का कि ये जो सलामती को यकीनी बनाया जाएगा मईशत की और आम आदमी की, तो फिर उसके साथ ज़िमनी बजट, तो क्या कोई मेंबरान पार्लियामेंट को इस हकीकत का इदराक नहीं है? नंबर एक। दूसरी बड़ी अहम तरीन बात यह है कि जो 2021 गुजरा है इसमें हमने 2073 अरब रुपए का एक पैकेज दिया गया था और ख़ास तौर से IMF के प्रोग्राम को दानिस्ता 20 महीने तक मुअत्तल रखा गया ताकि शरह सूद कम करके सस्ते कर्जे दिए जाएं। और लोगों ने बेतहाशा इंपोर्ट्स की, सस्ते कर्जे लेके और बेतहाशा गाड़ियां खरीद ली जो इंपोर्टेड थी। अब चूंकि IMF प्रोग्राम के आप आ गए हैं तो हमने देखा कि 272 बेसिस पॉइंट्स शरह सूद में इजाफा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं मजीद इजाफा होगा शरह सूद में, इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। बात फिर वही आती है कि बात कुछ और करते हैं लेकिन अमल कुछ और ही होता है। माफियाज को पकड़ने की बात होती है, ये कहा जाता है कि महंगाई है माफियाज की वजह से है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो माफियाज भी वहीं पर मौजूद रहते हैं और बाकी चीजें भी वैसी की वैसी ही होती रहती हैं। फैसल साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। हुकूमत तो कहती है कि इंटरनेशनली महंगाई है इसलिए पाकिस्तान में भी महंगाई है, कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। आप अमेरिका में मौजूद हैं, अमेरिका में आम आदमी जो है वो क्या कहता है? वो भी कहता है कि महंगाई अब ज्यादा हो गई है और पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए तो आप आई एम श्योर कि उसको आप ऐसे तो फीकस आमदनी के हवाले से तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल अगर एक गरीब आदमी को कंपेयर किया जाए वहां पर गुर्बत कैसी है और यहां पर गुर्बत कैसी है? देखिए कामरान, अमेरिका और पाकिस्तान का मुकाबला इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ की हुकूमतों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो हुकूमत थी वो भी और बाइडेन साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी, उसने आम आदमी को
रिलीफ दिया है, कैश की सूरत में रिलीफ दिया है। बास लोगों को तो उतने पैसे मिले हैं कि वो जब काम करते थे तब भी उतने पैसे उन्हें नहीं मिला करते थे। मेरे जो यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेट्स में विजिट्स रहे, बहुत सारे मॉल्स के बाहर तो अंदर जो है वो नोटिस लगे हुए हैं, जॉब्स करने के लिए लोग नहीं है। इसलिए लोग नहीं है कि उनको इतना पैसा पिछली हुकूमत ने भी दिया, इस हुकूमत ने भी दिया, कि उनकी जिंदगी के अंदर ये जो बहरान है कोविड का और महंगाई का और सप्लाई लाइन चेन और जो फलसफे हम अपने पास पाकिस्तान में देख रहे हैं वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते। महंगाई यहाँ पर हुई है, लेकिन हुकूमत की स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं कि लोगों के ऊपर वो बोझ नहीं पड़ा। अच्छा, जब बोझ नहीं पड़ा तो उन्होंने उनको कवर कर लिया है। अब खैर महंगाई में कमी आना शुरू हुई है, सप्लाई चेन खुलना शुरू हुई है, चीजें बेहतर होना शुरू हुई है, लेकिन हम अगर मुकाबला पाकिस्तान के साथ करते हैं तो हुकूमत की जो इस्लाहात है पाकिस्तान के अंदर वो इस तरह की नहीं है कि वो आम आदमी को, निचले तबके को, मिडिल क्लास को, खासतौर पर तनख्वाहदार को सेव कर सके। और रेगुलर बेसिस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमतों में इजाफा, फ्यूल की कीमतों में इजाफा और उसके बाद इनडायरेक्टली हर खाने पीने की अशिया में इजाफा, उसकी कोई स्ट्रैटेजी हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर कुव्वत खरीद का मामला तो है ही है अमेरिकन और पाकिस्तानी लोगों के दरमियान, लेकिन हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से वो ज्यादा दबाव के अंदर है। अमेरिका में वो दबाव नहीं देखा जा सकता महंगाई होने के बावजूद भी, लेकिन यहाँ की हुकूमत की पॉलिसीज लोगों के साथ पाकिस्तान में कहां पर लैग कर रहे हैं? क्या हम चाहते नहीं है कि महंगाई कम हो या मामला दुरुस्त हो या फिर कैपेसिटी नहीं है? देखिए, एक तो ब्यूरोक्रेसी, इमरान खान साहब की तकरीरें जैसी भी हों, जितने भी शानदार वो बातें करते हों, नीचे जो एग्जीक्यूशन वाली चीज है, आपने अभी जिक्र किया था माफियाज की, हम शुगर के अंदर मामले में देखते हैं, हम गंदम के मामले में देखते हैं, मद्वियात के मामले में देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, इन द एंड होता कुछ नहीं है। खौफ नहीं है, कोई हुकूमत की रेट नहीं है, और जब चीजें महंगी हो रही होती है, जो सरकारी लिस्ट आ जाती है कि ये प्राइस होगी और उसमें ये चीजें अवेलेबल होंगी लोगों के लिए, वो चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। वो हुकूमत की रेट, एक तो 18वीं तरमीम का मामला है, सूबे अपने तौर पर महंगाई को देख रहे होते हैं और जब नई चीजें हो रही है तो सिंध वफाक पे इल्जाम लगा देता है, वफाक यहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाता है, मैकेनिज्म जो है वो सिंध का और वफाक का सही प्रॉपर तौर पर चल नहीं पा रहा, सिंध जो है वो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला सूबा है, तो बहुत सारी पेचीदगियां हमारी नजर आती हैं और इन द एंड बिजनेस कम्युनिटी मुतमईन नहीं है, आम आदमी मुतमईन नहीं है, ब्यूरोक्रेसी डिलीवर नहीं कर रही है, हुकूमत के ऐलानात हैं, एग्जीक्यूशन और साइड पर है, फौरी तौर पर वर्ल्ड बैंक के अहकाम के ऊपर अमल दरामद कर देते हैं, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे साथ ही फैसल साहब मौजूद रहिएगा। मियां जाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपके वक्त का। जाहिद साहब, मिनी बजट के हवाले से बहुत सी तनकीद भी हो रही है, बातें भी बहुत सी हो रही हैं, बतौर बिजनेसमैन आप इस मिनी बजट को कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये समझता हूँ कि जो 300 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे या एग्जाम्पशन जो है उनकी छूट खत्म की जाएगी, तो उससे आपका फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी सारी कीमतें बढ़ जाएंगी, आपके दूध के ऊपर कीमतें बढ़ जाएंगी, चिकन पे बढ़ जाएंगी, गर्जे के जो भी फूड आइटम्सों के पढ़ने की किताबें वगैरह है तो जिनके ऊपर पहले एग्जाम्पशन थी उन सब के ऊपर 17% सेल्स टैक्स लग जाएगा, और अगर हो जाएंगी तो उनके ऊपर भी होल्डिंग टैक्स वगैरह और ये सब चीजें लगेंगी। तो इन अदर वर्ड इन सारी चीजों के ऊपर 20-22% के करीब महंगाई बढ़ जाएगी। तो आम आदमी के लिए जिसको पहले ही उसकी कुव्वत खरीद कम है और गरीब लोगों के लिए जिनकी कुव्वत आमदनी जिनकी कम है, उनको इस वक्त इन्फ्लेशन तकरीबन को 21% है, तो 21% ये इन्फ्लेशन बढ़ के तकरीबन 30-32% होने का इम्कान है। तो इस सारी सूरत हाल में फिर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है, हमारी इन्फ्लेशन की वजह से अभी आप देखें कि 152 का जो डॉलर था मई में वो 178 का हो गया है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से जो हमारे गैर मुल्की कर्जे हैं वो इस हुकूमत में आके पहले से जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, और वो खासतौर पे तो बहुत बातें करते थे, वो तो 1-1 रुपए के हवाले से बात करते थे कि 1 रुपया जब डॉलर में इजाफा होता है तो आवाम जो है कितनी मकरूज हो जाती है। एनी हाउ, कीपिंग दैट असाइड, हुकूमत अब ये कहती है कि जो माशी हालात है पाकिस्तान के वो बहुत दिगरगू हैं, बहुत मसाइल से घिरा हुआ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास जो हम मिनी बजट लेकर आ रहे हैं इसके अलावा कोई और हमारे पास ऑप्शन था भी नहीं। तो क्या ऐसा ही है? पाकिस्तान की हुकूमत को आप क्या मशवरा देंगे अगर आपसे पूछा जाता तो व्हाट वुड हैव यू बीन सजेस्टेड कि आप क्या कर सकती है हुकूमत ऐसी सूरत हाल में? जी हाँ, देखें इस वक्त चूंकि पाकिस्तान की अपनी आमदनी कम है
जो कि हमारे गैर मुल्की कर्जे थे वो 95 बिलियन डॉलर्स के थे, जो अब बढ़ के 127 बिलियन डॉलर्स के हो गए। तो इससे दूसरे लफ्जों में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपकी अपनी आमदनी कम होगी, आपके अखराजात ज्यादा होंगे, उसके नतीजे में जाहिर है कि आपको डेट सर्विसिंग भी करनी होगी और ये कर्जे लौटाने भी होंगे। तो इसमें आपको इंटरनेशनल जो है इदारे, उनकी बात माननी पड़ेगी, उसके अलावा कोई चाराकार नहीं है। अब जहां तक आपने सजेशन या प्रपोजल्स की बात की, तो उसमें हमें अपनी इनकम बढ़ानी होगी, हमें अपना जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करनी होगी, ताकि हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़े। और अभी इस वक्त जो हम कॉन्ट्रैक्शन की पॉलिसी पे जा रहे हैं, तो हमारा जीडीपी भी कम हो जाएगा। जो 5% गवर्नमेंट कह रही थी, मेरा ख्याल है कि वो 3% से ऊपर नहीं जाएगा, जिससे लोग और जॉबलेस होंगे, लोगों की आमदनियां कम होंगी, गवर्नमेंट के खर्चे और बढ़ेंगे और गवर्नमेंट की इनकम और कम हो जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स, हमारे एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। हम जब तक अपनी गवर्नेंस को हम बेहतर नहीं करेंगे, हम अपनी प्रोडक्शन सही नहीं करेंगे, कॉस्ट नहीं करेंगे, गैस बिजली के बहरान में ये खत्म नहीं करेंगे, और जो हमारी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है उनमें लॉसेस तकरीबन 900 अरब रुपए के लॉसेज हैं सालाना, उनको जब तक हम प्लग नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम गैर मुल्की कर्जों पे हमारा इन्हिसार रहेगा और हमें उनकी जो भी डिक्टेशन है हमें उसको मानना पड़ेगा। तो लिहाजा हमें अपनी गवर्नेंस को ठीक करना जो है वो हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। और गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में जो 900 अरब रुपए के लॉसेज हैं, 300 अरब रुपए बिजली की चोरी है, 300 अरब रुपए ही के बिजली के लाइन लॉसेज हैं, जब तक हम इन चीजों आपका पॉइंट आ गया अब तो डेफिनेटली हमें बाहर जाना पड़ेगा। ठीक होगा। अच्छा, डॉक्टर शाहिद हसन साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। जो ये बातें कर रहे हैं मियां जाहिद साहब, उनसे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? दूसरा, हम यहां तक पहुंचे ही क्यों हैं? क्या वजह थी कि हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि हमारे पास एक जानिब खाई है, एक जानिब कुआं है? पाकिस्तान के पास में जो IMF जो है, पाकिस्तान की सूरत हाल में, जिस सूरत हाल में पाकिस्तान है, IMF का उसमें कितना अमल दखल है, और जो इंटरनेशनल कीमतों में इजाफा हो रहा है उसका कितना अमल दखल है? देखिए, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि अगर कि भारत में और बांग्लादेश में पाकिस्तान से महंगाई बहुत कम है, तो हम ये तस्लीम कर लें कि अगर भारत में और बांग्लादेश में और श्रीलंका में महंगाई कम है, उनका ग्रोथ रेट हमसे ज़्यादा है, तो आलमी जो हालात हैं उसको अलग रखें। बुनियादी खराबी हमारी अपनी पॉलिसीज़ में है। ये जो हमने सबसे बड़ी गलती की, जो नाकाबिल माफ़ी है, कि IMF के प्रोग्राम को 20 महीने तक इसलिए मुअत्तल रखा कि सस्ते शरह जो है डिस्काउंट रेट कम कर रखें, सस्ती शरह सूद पे कर्जे दें। उससे अगर बिजनेसमैन फ़ायदा उठाते तो ठीक था, लेकिन उससे लोगों ने फ़ायदा उठाया, बेतहाशा इंपोर्ट्स करी और बेतहाशा जो है वो गाड़ियाँ खरीदी इम्पोर्टेड। तो अगर आप ये देखिए कि मई से अब तक 26 रुपये या 27 रुपये डॉलर कम हो गया। इस साल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 14-15 बिलियन डॉलर्स पे जा रहा है, और हमारा तिजारती खसारा जो है वो दुगने से ज़्यादा हो गया पिछले साल की इसी मुद्दत से। इंपोर्ट्स जो है ना, नवंबर तक 33 अरब डॉलर चली गई। तो जो सारी तबाही आई कि जो जून में अगर हम IMF से मुज़ाकरात होने थे, हमने जो उसको अक्टूबर तक ले गए, एक बहुत बड़ी गलती थी। वो इसलिए ले गए कि हम सस्ती शरह सूद पर कर्जे दें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर IMF से मामला तय करने थे, लेकिन हमने उनको 6 हफ्ते तक ले गए ताकि शरह सूद जो है कम रख के कर्जे देते रहें। ये वो तबाही बर्बादी है। और स्टेट बैंक ने जो है इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया कि रुपए को गिरने दिया। फिर ये ज़िमनी बजट लेकर आए। ये मैंने जैसे बताया कि कौमी सलामती पॉलिसी से मुतसादिम है। हल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सब कुछ कर लें। इमरान खान साहब ने जो फरमाया था वो ये था कि हम इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर, विद इन 100 डेज, इंसाफ पर, अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। यानी हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा, GST कम हो जाएगा, पेट्रोलियम लेवी खत्म हो जाएगा, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा, काले धन को सफेद होने से रोका जाएगा। लेकिन खुद उनकी काबिने तैयार नहीं है और वो खुद भी तैयार नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये फरमाया था। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने वक्त दिया। फैसल साहब, गुज़श्ता रोज आपकी मुलाकात भी हुई ओवरसीज बिजनेस कम्युनिटी के से, तो उनका क्या कहना है पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, मायूसी थी। एक तरफ वो उन्हें खुशी है इस बात की कि हमें वोट का हक मिल गया है, उन्हें इस बात की खुशी कि इमरान खान साहब ने कुछ वादे किए थे वो पूरे हुए, लेकिन उनमें एक बेचैनी है कि जो हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं इमरान खान साहब और कहते हैं पाकिस्तान आ जाओ और सियाहत के शोबे में पैसे लगाएं, IT के शोबे में लगाएं और शोबों में लगाएं, होटल बनाएं, ये करें, ऐसा करें, वैसा करें। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है।
ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती है, हर आदमी को रिश्वत देनी पड़ती है। और ये एक आदमी ने नहीं कहा, ये बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिन्होंने आगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, अपने शहरों में, अपने गांव में आके, वहां पे रिश्वत सतानी, वहां पे ब्यूरोक्रेसी की रुकावटें, हुकूमत की बातें अपनी जगह पे, ग्राउंड रियलिटीज के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी को सिक्योर नहीं किया जा रहा। सबसे बड़ा मसला जो है उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर हमले हैं, इदारों के हमले हैं, कब्जे हैं, उसको छुड़वाया नहीं जा रहा। तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? और वो जो बातें हैं, कह रहे हैं बातें अपनी जगह पर है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पीटीआई के सपोर्टर हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब को डोनेशंस भी दी, उनके साथ भी खड़े रहे, वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं चल रही है, स्टेट के साथ नहीं चल रही है। इमरान खान साहब की बातें अपनी जगह पर, लेकिन इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। जब तक ये चीज नहीं होगी, वन विंडो ऑपरेशन नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होगी, हम पाकिस्तान कैसे आएंगे? तो एक बड़ा वैलिड और बड़ा क्वेश्चन है, जिसका आंसर जाहिर है कि इमरान खान साहब की तकरीरों में तो है, लेकिन ग्राउंड पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा मियां जाहिद साहब, आपसे लास्ट को सवाल करना चाहूंगा। आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशंस में मजीद इजाफा हो गया है, और अगर हम ना जाते तो बहुत से इंडिपेंडेंट फैसले कर सकते थे, जो कि अब हम नहीं कर पा रहे हैं। इस बात से एग्री करते हैं? जी नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। बात यह है कि आईएमएफ प्रोग्राम में जाना आपकी अशद जरूरत थी, क्योंकि आपको 12 अरब डॉलर के कर्जे इस साल लौटाने हैं, और 5 सालों में आपने कोई 45 अरब डॉलर के कर्जे आपने वापस करने हैं। तो जब तक आपको आईएमएफ की सर्टिफिकेशन नहीं होगी, आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने का मतलब ये होता है कि आईएमएफ की पॉलिसीज पे आप अमल कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया फिर आपको कर्जे देती है। तो जब आपने पिछले कर्जे लौटाने हैं, मजीद कर्जे आप लेंगे तो पिछले लौटाएंगे, रोल ओवर करना होगा कर्जों को। अगर आप आईएमएफ की सर्टिफिकेशन आपके ऊपर नहीं होगी तो आपको मजीद कर्जे मिलेंगे नहीं, पुराने कर्जे आपको देने होंगे। तो इसलिए इस वक्त आपको ये नील डाउन होना आईएमएफ के सामने, ये वक्त की जरूरत है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब। दिया नाज़रीन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे। हमने देखा है कि ओमिक्रॉन के केसेस में एक बार फिर से इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम अब बात होगी में एक बार फिर खुश आमदेद। अब हम कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। हमने देखा है कि ओमिक्रॉन के केसेस में भी इजाफा होता जा रहा है। लाहौर में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 37 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची की बात की जाए तो गुलशन इकबाल में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, और ब्लॉक 7 में डबल सवारी पर पाबंदी नाफिज कर दी गई है इन्हीं कोरोना केसेस की वजह से। दुनिया भर की बात की जाए तो एक बार फिर से कोरोना दुनिया भर में भी सर उठाने लगा है। इसराइल में कोरोना की एक और नई किस्म फ्लोरोना सामने आया है। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पीएमए, और फैसल अजीज खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से। फैसल साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आना चाहूंगा। पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि कोरोना के केसेस में, खासतौर पर ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। अमेरिका में इस हवाले से क्या सूरत हाल है? सख्तियां वहां पर भी हैं, लॉकडाउन वहां पर भी लगाया जा रहा है, और वैक्सीन के हवाले से कितनी सख्ती करते हैं वहां पे? कामरान, यहाँ पे दो चीजें ज्यादा देखी गई हैं। एक तो ये कि लोगों का ख्याल है कि जैसे ही क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, तो हुकूमत इस तरह की अनाउंसमेंट्स करते हैं कि ताकि लोग ज्यादा जमा ना हो, उस तरह की पार्टीज ना हो, क्रिसमस की वैसी एक्टिविटीज ना हो, न्यू ईयर की वो सेलिब्रेशन ना हो, और लोगों को डराया जाए, एक इन्वायरमेंट बताया जाए। ये लोगों की राय है, और इसी वजह से ज्यादा बड़े पैमाने पर वो तकरीबात मुनक्किद नहीं हो सकी, जो हुकूमत मेरे ख्याल है कि कामयाब रही है। दूसरी तरफ सिनेरियो यह है कि ओमिक्रॉन के बारे में बहुत ही क्लियरिटी के साथ होमलैंड सिक्योरिटी समेत हेल्थ के इदारे और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर कैंप्स लगा दिए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स लगे हुए हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है जमा ना हो, स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। लेकिन जो खौफ का आलम है वो अपनी जगह पर है, जो डेल्टा वेरिएंट के जमाने में था, उससे पहले जब कोविड शुरू हुआ तब, इस वक्त वो वाला थ्रेट लेवल नजर नहीं आ रहा जो हम मीडिया पर देख रहे हैं, और वो ग्राउंड पर उस तरह का नहीं है कि हॉस्पिटल के अंदर रश हो रहा हो या डेथ्स की इंफॉर्मेशन आ रही हो। उसकी वजह शायद ये है कि वैक्सीनेशन अक्सर
लोगों ने करवा ली है, और जिन स्टेट्स के अंदर नहीं हुई है वहीं जो है डेथ्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। बाकी सिनेरियो ये है कि इसको उसी तरह से एसओपीज के तहत इस फेज से गुजरने की हिदायत है, मास्क पहनने हैं, लोगों को जमा होने की हिदायत नहीं है, तो ये तरीक़ेकार है। ठीक, डॉक्टर कैसर सजाद साहब, नए जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इस हवाले से हमें कितना कुछ मालूम हो पाया है और कितना डिफरेंट है ये दीगर वेरिएंट से जो इससे पहले कोरोना के हमारे सामने आते रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ओमिक्रॉन जो है वो एज सच इतनी अब तक जो केसेस आए दुनिया में कोई ऐसा सिम्टम नहीं है जो कि परेशान कुन है हो। जब ये पहला केस, 2 केस इकट्ठे डिटेक्ट हुए थे साउथ अफ्रीका में, और वो डिटेक्ट किया गया था डॉक्टर कुर्जी हैं, एंजेली कुर्जी, जो कि साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन भी हैं और एक फैमिली फिजिशियन है, जनरल प्रैक्टिशनर है, 33 साल से वहाँ काम करती हैं। उनसे हमारी जब बात हुई है तो उन्होंने कहा कि कोई माइल्ड और मॉडरेट सा सिम्टम है, लेकिन मोस्टली शुरू में जो सिम्टम आया था जिसकी वजह से परेशानी थी कि जो पेशेंट आ रहे थे वो सिर्फ 1 सिम्टम्स उनके पास था कि वो बहुत थकावट है जी, चला नहीं जा रहा, गिरी तबीयत है, गिरे हुए हैं। और जब उन्होंने एग्जामिन किया तो पता चला कि उनका पल्स रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि हार्ट बीट बहुत ज्यादा है। तो जिसकी हार्ट बीट ज्यादा होता है, ज्यादा पंप करता है, तो एक वक्त आता है कि जब वो जो है वो हार्ट रुक जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक सिम्टम है, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता देखा गया तो ये फिर बहुत सारे मरीज जब वहाँ साउथ अफ्रीका में आए तो कम ऐसे केसेस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो बहुत से लोगों में जो सिम्टम आया वो बहुत मामूली सा, किसी को बुखार है, नजला जुकाम, जिस्म में दर्द, हाल और दुनिया के लोगों में देखा गया। और फिर पाकिस्तान में जब हमने देखा तो इसी किस्म का सिम्टम है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस ये है कि बहुत हल्का फुल्का सा है। लेकिन ओमिक्रॉन मैं समझता हूं कि अब तक जितनी प्रॉब्लम्स दुनिया में आई हैं 100 ममालिक के, अब तक ये कोई ऐसा इतनी परेशान कुन बात नहीं है। 1.5 महीना हो गया इसको डिटेक्ट किए हुए। इस दौरान डेल्टा वेरिएंट अगर इसको कम किया जाए ना, को बहुत ज्यादा लीथल वेरिएंट था, और हमें डर इस बात का है कि हमें ओमिक्रॉन से इतनी परेशानी की बात नहीं है जितना मुझे ये लगता है कि ये जब ये फैल रहा है, फैलते फैलते अल्लाह ना करे ये डेल्टा वेरिएंट अगर हमारे पास आ जाता है, 5वीं लहर अगर आ जाती है, तो फिर ये बहुत ज्यादा खतरनाक। और हम पहले से कहते रहे कि दिसंबर के एंड या मिड ऑफ द जनवरी तक जो है हमारे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और फिर वो हमें लगता है कि लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा हुकूमत को, कि जो कि कराची के अंदर हुकूमत ने लगा दिया है। ये बहुत तशवीश की बात होगी। मैं थोड़ी कोरोना के हवाले से मजीद बात करूंगा कि वो इवॉल्व हो रहा है तो मजीद खतरनाक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि फैसल अजीज साहब से यूएसए में पूछ लूं कि कैसे वैक्सीनेट किया जा रहा है। क्या फैसल साहब, जो वैक्सीनेट किया जा रहा है अमेरिका के शहरियों को, क्या उन पर पाबंदियां लगाकर मजबूरी में उनको करवाया जा रहा है कि आप हवाई सफर नहीं कर सकते, आप की सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, या दीगर तरीकों से उनको मजबूर किया जा रहा है, या फिर वो अपनी मर्जी से लगवा रहे हैं? देखिए कामरान, यहाँ पे हर स्टेट की अपनी पॉलिसी है, और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इसको बिल्कुल माना नहीं जाता कि ये फ्लू से ज्यादा कोई चीज है, और वैक्सीनेशन नहीं हुई, नहीं करवाई जा रही, मास्क नहीं पहनते, मास्क पहनने को जुर्म कंसिडर करते हैं, अपनी आजादी के खिलाफ समझते हैं। तो ऐसे स्टेट्स के अंदर जिसमें टैक्सेस भी शामिल है, और वहां पे अमवात की तादाद में इजाफा हुआ है। वैसे आप एयरपोर्ट से ट्रेवल करते हैं तो आपको कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं है, आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, बस मास्क पहनना है, कोई सीट्स के दरमियान कोई गैप नहीं है, सबने कंधे मिला के बैठना है एयरप्लेन में, तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। हाँ, लेकिन जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है, जो जैसे मैंने बताया क्रिसमस से पहले और न्यू ईयर पे खास तौर पे, तो वैक्सीनेशन सेंटर्स भी और जो कोविड के टेस्ट के सेंटर्स हैं उसमें बड़ी तादाद के अंदर इजाफा हुआ है। हुकूमत ने बड़ी ऐलानात किए हैं कि लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करवाए जाएं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने नए नए कैंप्स लगाए, हुकूमत जो है वो फंडिंग कर रही है, मुफ्त टेस्ट हो रहे हैं, बल्कि जो टेस्ट कैंप लगाए जा रहे हैं उनको हुकूमत पैसे दे रही है, फ्री टेस्ट
$100 $200 भी दिए जा रहे हैं, यानी कि वो सर्विसेज दें, आम लोगों के टेस्ट करें, उनको रिकॉर्ड में लेकर आए, अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको गाइड किया जाए, वो अपने घर पर रहे या हॉस्पिटल जाए। तो पॉलिसीज हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर जो माहौल है, उसकी आज़ादी जो है, उसके अंदर बहुत बड़ी रुकावट ये भी है कि यहाँ बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, और वो नहीं करवाते। वो डोनाल्ड ट्रंप वाले मूड के और उस मिजाज के लोग बहुत हैं जो कि वैक्सीनेशन नहीं करवाते, जिसकी वजह से जो ये अमेरिका के अंदर अमवात हुई है वो उन्हीं लोगों की ज्यादा है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। वैसे जैसे डॉक्टर कैसर सज्जाद भी कह रहे थे, अक्सर लोगों का कहना यह है कि ओमिक्रॉन जो है वो उतना लिथल नहीं है जितना डेल्टा था, और खतरा यही है, इसी बात का खतरा। कल एक डॉक्टर साद हैं जो कि होमलैंड सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा कि खौफ इस बात का है कि इसके साए में, ओमिक्रॉन के साए में कोई और वायरस दोबारा लपेट में ना ले ले अमेरिका को या दुनिया को, और जिससे खतरनाक सूरत हाल हो सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटेजी इस तरह की बन रही है, उसके अंदर वैक्सीनेशन भी चल रही है और टेस्ट सिस्टम भी चल रहा है। जो लोग इस चीज को मानते हैं उनके लिए बड़ी आसानी है, और जो इसको नहीं मानते हैं उनकी ज़ाहिर जान को खतरा है। ठीक, अच्छा डॉक्टर कैसर साहब, कोरोना जो इवॉल्व हो रहा है, हम इसको क्या समझें कि इवॉल्व होके ये खत्म हो रहा है या इवॉल्व होके मजीद स्ट्रांग हो रहा है? और एक चीज हमारे सामने और भी आई थी कि जो कोरोना की वैक्सीनेशन अब तक मौजूद है मार्केट में, वो नए वेरिएंट्स पे शायद काम ना करें। इसमें किस हद तक सदाकत है, और क्या कोई मेडिसिन की जानिब भी जाने की सोच रही है हमारी हुकूमत या ओवरऑल जो इदारे हैं? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों ने दुनिया में वैक्सीन लगा लिया है, तो उनको बहुत सेफ्टी हो गई है। बहुत से लोगों ने जिस तरह फैसल के बहुत अंदर वैक्सीन नहीं लग रहे हैं, तो वो फिर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें मिला के हमें लगता यही है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये वीक होता जाएगा कोरोना वायरस। चाहे वो अपनी वेरिएंट आते रहेंगे, डिफरेंट वेरिएंट्स आते रहेंगे, जब तक दुनिया के अंदर 80% लोग जो है वो वैक्सीन नहीं लगा लेते, ये वेरिएंट्स आते रहेंगे आफ्टर म्यूटेशन। तो लेकिन ये है कि कोरोना खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा जिस तरह से फ्लू चल रहा है, और हम उसके हर साल उसकी बूस्टर डोज टाइप का लगाते रहते हैं तो इसी तरह से कोरोना होगा, जिनको से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाना पड़ेगा। लेकिन हमें लगता यही है कि ये जरा सा वीक हो जाएगा। रहा सवाल आपका कि वैक्सीन कितना इफेक्टिव है फॉर इस वेरिएंट्स, मैं समझता हूं कि इस वक्त वेरिएंट्स जितने भी अब तक आए हैं उन सबको ये कंट्रोल कर रहा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में भी हमने देखा कि पिछली दफा जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो ज्यादातर अस्पतालों में वो लोग दाखिल हो रहे थे, उनकी तादाद ज्यादा थी जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई थी। तो यकीनन वैक्सीन कराना बहुत जरूरी है, और जितने भी नाजरीन हैं जिन्होंने अभी तक अपने आप को वैक्सीन नहीं वो जरूर अपने आप को वैक्सीन करवाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अब बात होगी में एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। हमने देखा है कि सर्द महरी का शिकार रहे हैं। आने वाले मामलात जो होंगे वो क्या बेहतरी की जानिब जाएंगे या नहीं जाएंगे? फैसल अजीज खान साहब से मुलाकात हुई है, जो बाइडन कैबिनेट के कुछ मेंबर्स की। मजीद बात उनसे कर लेते हैं। फैसल साहब, आपकी मुलाकात हुई, वो एक फोन कॉल का बहुत तज़किरा हो रहा था कि फोन कॉल नहीं गई बाइडन की जानिब से पीएम इमरान खान साहब को, तो आगे तवक्को रखें कि आने वाले दिनों में, आने वाले साल में कुछ कॉल की उम्मीद है? देखिए, अमेरिका के अंदर एक पुख्ता किस्म की राय ये है कि अफगानिस्तान में जो शिकस्त हुई है, या जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान से वापस आया है, उसमें जो पाकिस्तान का रोल रहा है, उस रोल में बहुत कुछ करना बाकी था जो पाकिस्तान ने नहीं किया। और इमरान खान साहब के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं एज अ हेड ऑफ स्टेट, उन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं वो उन्हें नहीं देने चाहिए थे। उससे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है दोनों ममालिक के दरमियान
कि उसको ठीक होने में वक्त लगे। अब 2022 के अंदर सिनेरियो क्या जाता है और किस तरह से पॉलिसीज के अंदर नरमी आती है, कौन ब्रेक थ्रू किस तरह से होता है, ये क़ब्ल वक्त है और फिलहाल ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा। इसके बावजूद कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी यहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स एफर्ट कर रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स एफर्ट कर रहे हैं, लॉबिंग फर्म्स कर रही हैं और पाकिस्तान के रूल को मानने को तैयार हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो अमेरिका के साथ चलने को तैयार हैं और बराबरी के लेवल पर चढ़ने को तैयार हैं। लेकिन सख्त जुमले, सख्त बयानियां पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को जाहिर है पसंद नहीं आया और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए भी पसंद नहीं आया कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत क्लोज चलता रहा। इवन जब नताइज इंतखाबात के नहीं आए थे तब तक ऐसा ही रोल रहा और पाकिस्तान ने मुबारकबाद भी बहुत बाद में दी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। मैंने चूंकि इलेक्शन भी कवर किया था, मैं उस दौरान यहाँ पर था, यहाँ पे उन लोगों से ही मिल रहा था, तो ये उस वक्त का सिनेरियो और अब एक साल के बाद का सिनेरियो, ये पुख्तगी आ गई है। बहुत सारे पाकिस्तानी इस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के करीब हैं, वो कोशिश कर रहे हैं चीजें ठीक होने की, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें इमरान खान साहब को, उनकी हुकूमत को अपने रवैये में थोड़ी सी तब्दीली लानी होगी, तभी जाके अमेरिका की तरफ से वेलकम ऑप्शन ऑन होगा। ठीक है, आप थोड़ी बात कर लेते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से। ईवीएम का इशू जो था वो बेसिक तौर पे हल हो चुका है, खुश हैं वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी, और आप समझते हैं कि वहां के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ख्याल ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी का ज्यादातर वोट जो है वो पीटीआई के साथ है, तो क्या ऐसा ही है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वोट का हक मिलने पर ओवरसीज पाकिस्तानी, खासतौर पर अमेरिकन, बहुत खुश हैं। लेकिन अब मामला ये है कि भाई ये हो तो गया, ऐलान तो हो गया, एग्जीक्यूशन कैसे होगा? क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर ऐलानात हो जाते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं होता। तो ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में उनको ये ख्याल है कि जब कहा गया कि आप आए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, तो ऐलान तो था, लेकिन जब ग्राउंड पर उतरे तो इन्वेस्टमेंट फंस गई और रिश्वत सतानी और ब्यूरोक्रेसी की रुकावटों ने तंग कर दिया। तो यहाँ पर भी ये मामला है कि ऐलान तो हो गया है, कैबिनेट ने कर दिया, पार्लियामेंट से हो गया, ये करेगा कौन इलेक्शन कमीशन करेगा? ये सिस्टम चलेगा कैसे, किस तरह से होगा? काउंसलेट के अंदर जाना पड़ेगा, तो उसकी जो वर्किंग स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर जो है वो लोगों को खदशात है। That's very unfortunate कि बातें कर दी जाती हैं, लेकिन उस पर अमल कैसे करना है उस हवाले से प्लान नहीं किया जाता। फैसल साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।